आज पढ़ेंगे हम क्लास 10 में ब्रज गुणन विधि। और ये विधि के पहले हम लोग 3 विधि और पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ग्राफीय विधि। तो इसके पहले हम लोग 3 विधि पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद पढ़ना आपको ब्रज गुणन विधि, ये आपको लास्ट में पढ़ना है, ठीक है ना। तो आज आप लोग को हम बताएंगे इस वीडियो में कि ब्रज गुणन विधि कैसे बनता है, और बहुत ही आसान ट्रिक से बताएंगे। और आप अगर नहीं जानते होंगे तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए ये देखते हैं। अच्छा, ब्रज गुणन विधि बनाने का कुछ कंडीशन होते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन क्या होते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा इस पर हम लिख लेते हैं। देखिए तो कैसे बनेगा, पहले तो समझना होगा कि ब्रज गुणन विधि का समीकरण क्या होता है। तो ब्रज गुणन विधि का समीकरण जो होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है ना। ये समीकरण फर्स्ट हो गया एक प्रकार से। और हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, मतलब इस प्रकार का आपको समीकरण होना चाहिए, पहला कंडीशन। अच्छा, जब इस समीकरण हो जाएगा तो इसको हम पढ़ेंगे कि x का गुणांक a1 है या a1 का गुणांक x का, ये ठीक है ना, ये दोनों गुना में है इस प्रकार से। अब सबसे पहले देखता है कि अनुपात का तुलना की जाती है, मतलब कहा जाता है कि a1 बटा a2 का जो अनुपात है और b1 बटा b2 का अनुपात है, c1 बटा c2 का अनुपात है, इसका अनुपात को जब हम तुलना करेंगे तो हो सकता है कि अगर समीकरण मान के चलिए कि इसका देखिए लिखे हैं हम बराबर नहीं है, हो सकता है कोई समीकरण दिया है जो a1 का जगह पर, जैसे देखिए ये आपका क्वेश्चन है, तो ये देखिए ये जो x है, ठीक ना, ये 2 का गुणांक है, ये जो 3 है भी x का गुणांक है, y है जो कुछ नहीं तो 1 का गुणांक है। इस प्रकार समझना आपको, उसी प्रकार से आपको समझना है कि जो x है a1 का गुणांक होगा, ठीक है ना, a1 का गुणांक होगा। जैसे मान के चलिए, ये देख बता दे रहे, ठीक ना, जैसे मान के चलिए कि 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, 3x प्लस 5y प्लस 9 बराबर 0। देखिए ये जो है x का गुणांक है, ये ठीक ना, x का गुणांक जो 2 है, ये a1 बराबर है 2 हो जाएगा। उसी प्रकार समझना है कि ये जो y का गुणांक 3 है, ये क्या होगा, b1 का मान हो जाएगा 3, और जो c है, ठीक ना, इसको अचर पद भी बोलते हैं, ठीक ना। तो अचर पद जो है ये क्या हो जाएगा, c1 का मान 4 हो जाएगा, a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान, ठीक है। उसी प्रकार से नीचे वाला लिख लेंगे, दूसरा समीकरण है ना, ये हो जाएगा a2 का मान 3, b2 का मान 5 और c2 का मान 9 हो जाएगा। अब इसको हम तुलना करेंगे, जैसे कि तुलना किया हुआ है बता दे रहे हैं हम। तो a1 बटा a2 लिखेंगे, कोमा लिख देते हैं बराबर, कितना है, 2 बटा 3 है। उसी प्रकार से b1 बटा b2 को देखेंगे, कितना है, 3 बटा 5। इस प्रकार c1 बटा c2 को देखेंगे 4 बटे में 9। अब देखेंगे कि ये जो a1 बटा a2 का मान और b1 बटा b2 का जो मान है, क्या है, दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं है। देख लीजिए, ये 2 बटा 3 है और 3 बटा 5 है, तो बराबर नहीं है। तो क्या कह सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है का चिन्ह लग जाएगा, क्या है, b1 बटे में b2। तो जब ऐसा समीकरण रहेगा तब हम बोलेंगे कि यह ग्राफीय निरूपण क्या होगा, कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। मतलब हम लोग ग्राफ में पढ़े हैं, पढ़े हैं 3 प्रकार से हम लोग विधि में पढ़े हैं। एक हम लोग ग्राफीय विधि पढ़े हैं, अगर इसका अगर हम हल करते तो हमको इस प्रकार से आता, ठीक है ना, कि कोई एक बिंदु होता और इधर से भी रेखा जाता और इधर से भी रेखा, मतलब ये बिंदु पर आपका जाकर कट जाता है, क्या है, एक बिंदु पर जाकर यह कट जाता है। इसी को बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, जो एक पॉइंट पर आपको काट दे, ठीक है। तो हल क्या लिखेंगे, केवल एक ही हल होगा। मतलब इस पर क्या होगा, जैसे देखिए ये हम पढ़े हैं ग्राफ में कि चलिए y है, y अक्ष हो गया, x है, x अक्ष हो गया। कोई मान के चलिए कि हम 1 ले लिए, 2 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए। मान के लिए मेरे पास 2 बिंदु है, एक बिंदु है यहाँ पर आ गया, 2 बिंदु यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा घर मान के चलिए 2 हो गया, ठीक ना, और 2 1 हो गया, इस प्रकार से। तो पहला लाइन इस प्रकार जाता, इस प्रकार से, ठीक ना, घर कोई भर लेते और एक दूसरा बिंदु ए आया है, ऐसे मिला देते। ये जो कटता है बिंदु, यही हमारा क्या होता है, हल होता है। हम लोग ग्राफीय विधि में पढ़े हैं, ठीक ना। यहाँ पर उतना डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप लोग
पढ़े होंगे तो जरूर याद होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमें आता है, ठीक है। तो चलिए हम ये समझा दे रहे थे इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए आप समझिए, इसका मतलब हुआ कि इसका हम जब निकालेंगे अनुपात, इसका अनुपात बिल्कुल बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। जब नहीं होगा तो ये कंडीशन होगा A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इसका क्या है, ग्राफीय रूप में क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। मतलब होगा एक पॉइंट होगा और इस प्रकार से कट जाएगा। ये जो कटा ना, इसी पर x या y का मान होगा, मतलब इसका हल निकलेगा, यानी केवल एक हल निकलेगा। इसको बोलते हैं अद्वितीय। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी काम आएगा, इसको आपको याद रख लेना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा कंडीशन आ सकता है कि मान के चलिए समीकरण है। अब हो सकता है कि A1/A2 का जो मान है B1/B2 के मान के बराबर होगा, या B1/B2 का जो मान है C1/C2 के बराबर होगा। अगर मान के चलिए यहाँ पर 1/2 है, यूँ 1/2 है, यूँ 1/2 है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मान के चलिए कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है, मतलब तीनों के तीनों बराबर आ गया। तो क्या कहेंगे हम, ग्राफीय निरूपण क्या होगा कि यह संपाती रेखाएं होगा। इस प्रकार से जैसे अगर हम ग्राफ में पढ़े होंगे तो ग्राफ में कैसे निकलता है, देखिए जैसे मान के चलिए इस प्रकार से सब बराबर होंगे तो क्या होंगे, ए वाई हो गया वाई डैश, एक्स हुआ एक्स डैश, ठीक है ना। तो अगर इसको हम निकालेंगे, देखिए इसका समय मतलब बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, इसलिए हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये 0 0 होता है, ठीक ना। वाई डैश इसको बोलते हैं वाई अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है। अब देखिए जैसे इसको हम अगर सब बराबर होगा तो हमें क्या, दो बिंदु आ गए मान के चलिए इस प्रकार से। तो दो बिंदु को इस प्रकार से मिलाएंगे और दूसरा जो हम समीकरण निकालेंगे, क्योंकि दोनों जब बराबर होंगे ना तो दूसरा समीकरण भी इसी लाइन पर ही आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब कि अगर इसका हल एक लाइन पर ऐसे आएगा तो दूसरा का जब हम समीकरण निकालेंगे दूसरा समीकरण के लिए, वो भी इसी लाइन पर इस प्रकार से जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को हम बोलेंगे संपाती रेखा, ठीक है ना। इसको हम अगर हम हल करें तो क्या इसको लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, ठीक है ना। ये हम लोग ग्राफ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको ग्राफ भी ये विधि से अगर पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अभी हम बता देंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें पढ़ना है यहाँ ब्रजगुणन विधि, थोड़ा सा हम जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 का जो मान है B1/B2 का जो मान होगा बिल्कुल बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर B1/B2 का मान और C1/C2 का जो मान है ये दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। यानी अनुपातीय तुलना जब हम करेंगे तो कोई भी मान हो सकता है। अगर मान के चले कि A1/A2 का मान और B1/B2 का मान बिल्कुल दोनों बराबर आ जाएंगे, लेकिन B1/B2 का मान C1/C2 के बराबर नहीं आएंगे। तो इस कंडीशन में हमको लिखते हैं यह समांतर रेखा है। जब अगर हम हल करेंगे इस प्रकार से आएंगे, देखिए समांतर का मतलब बिल्कुल ये रेखा है और इस प्रकार से रेखा, मतलब दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, इसी को हम बोलते हैं समांतर रेखा। इस प्रकार से ऐसे भी हो सकता है, लेकिन दोनों समांतर होंगे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी प्रकार से अगर आएंगे रेखा, ठीक है ना, अगर हल करेंगे, हम लोग ग्राफ में पढ़े हैं, ग्राफ में अगर हल करेंगे इस प्रकार का अगर समीकरण को तो हमारे आंसर में ऐसे ही आएंगे ग्राफ पर, ठीक है ना। जिसका मान के चलिए आंसर कब बनेगा, जब एक दूसरे को इस प्रकार से काटेगा तभी तो आंसर आता है ना एक्स वाई के मान। तो इसमें आपको कभी एक दूसरे के जो है तो समांतर का मतलब होता है कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। इसके मतलब क्या हुआ कि हल क्या लिखेंगे, किसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आप क्वेश्चन की ओर, कैसे बनेगा, ठीक है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं और तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ग्राफ में, ठीक ना, ग्राफ में एक वीडियो बना देंगे, आप आराम समझ सकते हैं। तो चलिए अब देखना है कि ब्रजगुणन विधि किस कंडीशन में हल किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन हुआ। हो सकता है कि समीकरण निकालने गए ऐसा निकल जाए, है ना, ये दोनों के दोनों कोई बराबर ना हो, इसमें सभी बराबर हो, ये पहला दूसरा बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर ना हो, ये तीनों कंडीशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ब्रजगुणन विधि कहता है कि नियम कि देखिए अगर मान के चलिए कि आपको संपाती रेखाएं आ जाए, ठीक है ना, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए, मतलब संपाती रेखा या समांतर रेखा आ जाए, ठीक ना, ये दोनों कंडीशन में ब्रजगुणन विधि हल नहीं होगा। पहली बात क्या समझ आए हम, इसमें 3 कंडीशन हो सकते हैं। ग्राफ इसको जब तुलना कीजिएगा, अनुपात का जब तुलना कीजिएगा, ठीक है ना, तो ये तीनों कंडीशन में से कोई हो सकता है। ये दोनों कंडीशन जब आ जाएगा, संपाती रेखाएं हैं, ठीक है, मतलब सब के सब बराबर हैं, ठीक है, तो आपको हल नहीं करना है, ब्रजगुणन विधि को नहीं बनाना है।
अब ये भी आ जाए कि मान के चलिए कि पहला दूसरा बराबर आए और तीसरा बराबर दूसरा तीसरा बराबर ना आए, तो इस कंडीशन में भी आपको हल नहीं करना है। कौन कंडीशन में हल करना है? आपको इस कंडीशन में हल करना है जब आपको कोई बराबर न हो। चलिए देखते हैं। तो उसी प्रकार से देखेंगे, पहले इस जो समीकरण जो आपको दिख रहा है, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकेंड, तो इस प्रकार से आपको बना लेना है। तो देखिए क्या समीकरण जो हम लिखेंगे क्या है इस समीकरण के तहत है? तो नहीं है, तो हम इसके जैसा हम बना लेंगे। कैसे बना लेंगे? देखिए या, ठीक है, इसको हम बना लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 2x + y। अब देखिए जो c1 है बराबर के बाईं तरफ है, तो हम जो c1 का जो मान होगा वो भी बाईं तरफ हो जाएगा। इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, और क्या बचेंगे इधर 0। इसको इस प्रकार से समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये 3x + 2y है, लिख लेंगे +2y है। उसी प्रकार से 8 देखिए दाहिना तरफ है, इसको बाईं तरफ लाना है, +8 है इधर, -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा और बराबर बचेंगे 0। ये समीकरण सेकेंड हो गया। तो यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम तुलना करेंगे कौन रेशियो आ रहा है, ठीक है। इसी कंडीशन में हमें हल करना है, ठीक है ना। और इस कंडीशन में आपको आंसर नहीं आएगा, ठीक है, हल करके देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब ये जो है क्या कहता है कि a1x मतलब x का जो गुणांक होता है क्या होता है? a1 होता है। y का गुणांक होता है b1 होता है। तो हम उसी प्रकार से लिखेंगे। और जो अचर पद होता है वो c1 होता है। तो लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए a1 बराबर क्या होगा? 2 होगा, जैसा कि लिखा हुआ है कि x जो है a1 का गुणांक होता है। तो a1 का मान हो जाएगा x का गुणांक, और y का गुणांक क्या होता है? b1। कुछ भी नहीं है तो एक तो गुना है, ठीक। और ये जो अचर पद जो है इसको क्या बोलते हैं? c1। ऐसे a b c का मान होता है, ठीक है ना। और पहला समीकरण इसलिए 1 1 1 लगा सकते हैं याद करने के लिए। अब देखिए दूसरा समीकरण है, तो यहाँ 1 है वहाँ 2 हो जाएगा, 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x का गुणांक क्या होता है अभी? a1। तो 1 नहीं लिखना है, दूसरा समीकरण है a2 का मान हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर देखिए, ठीक। b2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान हो जाएगा -8। तो यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया कैसे लिखे। x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और c का गुणांक अचर पद जो होता है c का मान हो जाता है, ठीक है ना। यहां तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आ गया, अब इसको हम क्या करेंगे? अनुपात का तुलना करेंगे। तो क्या लिखेंगे? हाँ, a1 बट्टा a2 बराबर 2/5 लिख सकते हैं, क्योंकि a1 का बटा 2, a1 का मान 2 और a2 का मान 3, ठीक है ना। आगे चलिए, इसके बाद इसको लिखेंगे कि b1 बटा b2 का मान कितना होगा? 1/2 होगा। उसी प्रकार से c1 बटा c2 का मान कितना होगा? -5/-8। अच्छा कटता है तो काट लीजिए, माइनस माइनस काटिएगा तो खत्म, 5/8 होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि a1 बटा a2 का जो मान है b1 बटा b2 के बराबर है या नहीं है। तो देखिए a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 का मान बिल्कुल बराबर नहीं है, नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? मतलब कंडीशन नंबर हमें 1 आ रहा है, ठीक है ना। तो इस जगह पर लिख सकते हैं कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ना कि क्या है? केवल अद्वितीय हल है। तो आपको इतना लिखना नहीं है, बस आपको ये हमें मालूम हो गया कि अब इस समीकरण को हम हल निकाल सकते हैं, ठीक है। अन्यथा ये दोनों अगर आ जाते तो हम इसको इस कंडीशन में हल नहीं करते, ठीक है। तो हल कैसे करना है आइए ट्रिक के माध्यम से समझते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए कैसे हल होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसका सूत्र याद कर सकते हैं, ठीक है ना। कैसे याद करना है देखिए, पहले आपको लिखना है कि x और यहाँ पर लगाना है बट्टा y बट्टा और 1 बट्टा, इतना तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। इतना लिखने में तो कोई आपको दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको कि याद रखना है BC। अच्छा देखिए आप ABC, इसमें 3 चीज है ABC, ठीक है। तो आपको स्टार्ट करना है B से, ठीक है। B लिखेंगे फिर C लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है B, यहाँ पर लिखना है C, ठीक है।
क्लियर। इसके बाद देखिए सी को रिपीट करना है, जो लास्ट वाला इसको रिपीट कर लीजिए। तो देखिए सी, अब सी के बाद तो डी है नहीं, तो क्या डी लिखेगा, नहीं, तो सी के बाद क्या लिखेंगे, ए लिख लेंगे। ठीक है, फिर से क्या है, लास्ट वाले को रिपीट कीजिए, लास्ट में क्या है, ए है, ए को रिपीट कर लिए। अब ए के बाद क्या लिखिएगा, बी, तो यहाँ लिख लिए हम बी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखे। देखिए इसमें तो ए बी सी है ना, तो ए बी सी तो है, लेकिन आपको स्टार्ट करना है बी से, तो बस बी और सी लिख लिए, लास्ट वाले को रिपीट किए। ठीक है ना, तो सी के बाद तो डी नहीं है, सीरियल नंबर से याद करना, सीरियल नंबर से। ठीक है, तो सी के बाद तो डी है नहीं ना, है तो फिर फर्स्ट में आ जाएंगे, तो सी के बाद फिर लिख लिए ए, फिर लास्ट वाले को रिपीट किए, फिर एक बाद क्या होता है बी, बस याद हो गया। अब जो ऊपर लिखे हैं वही सेम चीज नीचे लिखिए इस प्रकार से। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ऊपर वाले को आपको 1 1 1 1 1 1 दे देना है, नीचे वाले को आपको 2 2 2 2 2 और 2 दे देना है। यहां तक समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए करना क्या है, यहां पर लिखना है x और लगाना है फिर से बटा, फिर लगाना है y, फिर से बटा, बराबर 1 और एक फिर से बटा। दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब करना क्या है आपको कि देखिए ए B1 से C2 में गुना करना है, जैसा कि ये रोक चिन्ह हम लगाए हैं, और B2 से C1 में गुना करना है, हर कंडीशन में इसी गुना करना है। देखिए B1 गुना C2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा B1 C2, माइनस कर देना है ना, माइनस लगा लेना है, फिर क्या हो जाएगा B2 गुना C1, मतलब B2 C1, ऐसे इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, अब बराबर लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर फिर से उसी प्रकार से कि C1 से A2 में गुना करेंगे, ठीक है, और फिर C2 से A1 में गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1 ठीक है, फिर बराबर, फिर उसी प्रकार से हम गुना करेंगे, A1 से B2 में गुना करेंगे और A2 से B1 में गुना करेंगे। ठीक है, A1 और B2 गुना करेंगे तो A1 B2 माइनस, देखिए A2 B1 गुना कर लिए। अब ये हमारा फार्मूला बन गया। तो फार्मूला आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये तरीका जो हम बताए हैं आपको कम से कम मतलब बहुत कम समय में आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। ठीक है ना, अच्छा इसको हम मिटाते हैं, उधर वाला बनाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इस फार्मूला पर क्या करना है, आपको बैठा देना है। ठीक है, देखिए आसानी से बैठा दे रहे हैं। देखिए ऊपर क्या है x बटे B1 C2, एक बार पढ़िए B1 C2, देखिए यहाँ B1 C2 मतलब B1 के मान 1 और C2 के मान -8, तो 1 गुने -8 हम क्वेश्चन में रख लिए। एक बार पढ़िए B1 C2 का मान, B1 का मान 1, C2 का मान -1 कर दिए, माइनस है माइनस लगा लिए। ठीक है, फिर क्या लिखा है B2 C1, देखिए B2 C1, B2 का मान 2, C1 के मान -5, तो क्या करेंगे हम 2 गुने -5 लिख लिए। ठीक है, बराबर है, हम बराबर लगा लेंगे। फिर क्या कहता है ऊपर y है, हम ऊपर y लिख लेंगे। फिर उसी फॉर्मूला पर चलेंगे कि कहता है कि C1 A2, देखिए C1 का मान कितना है -5, A2 का मान कितना है 3, तो -5 गुने 3 माइनस, फिर कहता है C2 A1 कितना है C2 -8 और A1 कितना है 2, -8 गुने 2, -8 गुना का चिन्ह से भी दे सकते हैं 2। ठीक है, या गुना का चिन्ह यही लगा दे हैं, बराबर 1 बटे, कहता है A1 B2 खोजिए, A1 B2 मतलब 2 गुने 2 करेंगे तो
माइनस A2B1 A2B1 यानी 3 × 1 एक साथ आप दो के लिए, ठीक ना, आसानी से आपको याद रहेगा, गड़बड़ाने की चांस कम रहेगा। बस आपको इतना करने के बाद आसानी से आप उत्तर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बस इसको आपको हल कर लेना है। देखिए माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, 8 × 1 करेंगे तो 8, माइनस से माइनस में गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 × 5 = 10। फिर हो गया y, माइनस है तो माइनस, 3 × 5 = 15, माइनस माइनस प्लस, 2 × 8 = 16 बराबर, एक ऊपर से उतार लिए, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे और एक बार हल कर लेते हैं। x प्लस माइनस घट जाता है तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, बढ़ांक का चिन्ह लगता है, बराबर। फिर y करेंगे, y बटे, ये भी प्लस माइनस घटेगा तो 16 में से 15 घटेगा तो 1 होगा, बढ़ांक 16 है, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, और 1, 4 में से 3 घटा दीजिए 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि x बटा जो 2 है ये लास्ट वाले 1/1 से तुलना करेंगे, y बटा 1 जो है लास्ट वाले 1/1 से तुलना करेंगे, यानी x बटा 2 और y बटा 2, यानी x वाला और y वाला ये लास्ट वाले से आपको तुलना करना है। ठीक है ना, इसी से आपको आंसर आ जाएगा। तो x बटे 2 बराबर लास्ट वाले क्या है, 1/1। अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो देखिएगा इसको हम तिरछे गुना कर रहे हैं, तिर्यक गुना, x × 1 करेंगे x, 2 × 1 करेंगे तो 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से y/1 यानी y की तुलना फिर से लास्ट वाले से करना है, 1/1 यानी y × 1 करेंगे तो y, और 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है ना, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है ना, x बराबर 2 और y बराबर 1। तो ये आपका ब्रजगुणन विधि से हल हो गया। तो ब्रजगुणन विधि बनाने का आसान तरीका है, आप किसी भी सवाल को लेकर के आसानी से बना देना है। सबसे पहले इस प्रकार से समीकरण बनाना है, फिर तुलना करना है। जब यह अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल के मतलब होगा कि कोई बराबर नहीं होगा, मतलब A1/A2 बराबर नहीं होगा, मतलब पहला दूसरा का रेशियो बराबर नहीं होगा। इसी कंडीशन में आपको हल करना है। तो आशा करते हैं कि आप इस सवाल को समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा रिपीट कीजिए, आपको फिर दोबारा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, अगर अच्छा लगता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और पहली बार जुड़े हैं मेरे चैनल से तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस प्रकार से आप वीडियो ऐसा आप देख सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपको नहीं आता है, उस पर हम लोग टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।